एवरीवन, दिस इज पारुल गोयल फ्रॉम इन्फिनिटी विजन। आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूटी एंड नीट एग्जाम। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। देर आर 16 टॉपिक्स गिवन इन योर क्लास 12th एंड वी आर डिस्कसिंग MCQs, तो थोड़ा सा स्पीडली रखेंगे क्योंकि हर टॉपिक में आपको 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन from the topic reproduction organism. It says a few statements describing certain features of reproduction are given below. तो reproduction के बारे में कुछ statements दी हैं, आपको क्या करना है, आपको सही बात बतानी है। It is given, select the options that are true for both asexual and sexual reproduction. तो जो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन के लिए बात जा रही है, आपको उन स्टेटमेंट्स को निकालने है। गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, तो गैमेटिक फ्यूजन आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, यानी कि दिस विल नॉट बी द ऑप्शन। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, यस ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल तो जाएगा ही, चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस, नो, एसेक्सुअल में रिडक्शनल डिवीजन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जो गैमीट्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू बनते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन आपका क्यों चाहिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, एब्सोल्युटली, चाहे एसेक्सुअल में तो आपके क्लोन्स ही बनते हैं, सेक्सुअल में भी हमारे पास हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, रिजेम्बलेंस होती है। दैट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ आर द ऑप्शन, तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, राइट? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम क्लोन क्यों नहीं बोलते अगर ऑफस्प्रिंग्स हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं? बिकॉज ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट पोजेस द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंटल डीएनए। वेरिएशंस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमारा सही आंसर मिल गया। डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड, ऐसा नहीं होता, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बाय पेरेंटल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, दिस इज नॉट द आंसर। डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, ऐसा भी नहीं होता, हेरिडिटी भी कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेज होते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन 2 बनेगा। आगे चलते हैं। द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि किस में आपका बाइनरी फिशन पॉसिबल है। सम यूकैरियोट्स, ऑल यूकैरियोट्स, सम प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स। तो इट इज़ पॉसिबल कि हमें कुछ यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है और कुछ प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। जब ऑल वर्ड आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान से हम उस क्वेश्चन को करते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक फिनोमेना हो या कोई भी कैटेगरी हो तो सभी में हो, देयर कुड बी एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पे ऑल नहीं मानेंगे, सम यूकैरियोट्स एंड सम प्रोकैरियोट्स, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारा सही ऑप्शन सी बनेगा। A few statements with regard to sexual reproduction are given below. तो आपको sexual reproduction के बारे में बात कर रहे हैं और आपसे क्या पूछ रहे हैं, choose the correct statements from the given below. तो आपको sexual reproduction के बारे में सही बात बतानी है। Sexual reproduction does not always require 2 individuals. Yes, that could be possible. Does not require 2 individuals. If the organism is hermaphrodite, then it can undergo the testes and the ovaries can form the gametes and the fusion can take place. Sexual reproduction generally involve gametic fusion. Yes, that is also true. है ना? मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो गलत बात हो गई। मियोसिस तो होगा तभी तो गैमीट्स बनेंगे, एंड गैमीट्स आर द प्रिकर्सर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, दैट मीन्स वील गो फॉर द ऑप्शन बी। Question number 5 says a multicellular filamentous algae exhibit a type of sexual life cycle in which meiotic divisions occur after the formation of zygote. तो algae की बात की है और आपसे कहा है कि meiotic division के बाद मतलब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद मियोटिक डिवीजन चलता है, तो उस कंडीशन में द अडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गा किस टाइप का होगा? आई मीन ईदर ऑफ द ऑप्शंस की हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स, डिप्लॉइड गैमेटेंजिया, डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स, डिप्लॉइड गैमेटेंजिया। तो आपको बतानी है कि सही ऑप्शन क्या होगा। देखो, एल्गल, अगर मैं एल्गल सेल की बात करूं तो एल्गल सेल बेसिकली दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। सपोज देयर आर 2 एल्गल सेल्स, right? There are 2 algae which is actually haploid cells, तो vegetative cells भी उनके haploid cells ही होते हैं।
Right now, when they have to undergo sexual reproduction, so this cell itself will behave as gametes and fuses together to form 2n condition. यानी कि ये तुम्हारा क्या बन गया, zygote बन गया. और तुमसे पूछा है कि zygotic meiotic division takes place after zygote formation. तो इसमें तुम्हारा क्या चलेगा, meiosis चलेगा. ठीक है, meiosis बनने के बाद तुमको 4 सेल्स मिल जाएंगे. We know that reductional division होता है और 4 daughter cells बनती हैं. Now each cell then will behave as an individual organism, है ना. तो गैमेटेंजिया भी आपका हेप्लॉइड है और वेजिटेटिव सेल्स भी आपका हेप्लॉइड है. दैट मीन्स हमारा सही ऑप्शन डी बनेगा. राइट. द मेल गैमेट्स ऑफ द राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस. द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल gamete, zygote and the cells of the seedling will be respectively. तो आपसे पूछा है, बताया क्वेश्चन में कि मेल गैमीट के पास 12 क्रोमोसोम है, तो गैमीट इज हेप्लॉइड सेल, है ना. फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, फीमेल गैमीट के पास भी इक्वल होंगे यानी कि 12 होंगे. जाइगोट तो हमारा फीमेल और मेल गैमीट के फ्यूजन से बनेगा, तो फिर ये 2n हो जाएंगे. सेल्स ऑफ सीडलिंग्स भी हमारी क्या होंगी, 2n होंगी. तो हमको सही ऑप्शन क्या मिल गया, 12 24 24. 2n का मतलब कि यहाँ पे आपके 24 क्रोमोसोम्स होंगे बिकॉज गैमीट्स आर हेप्लॉइड सेल्स. राइट बच्चों. तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं तुम्हारे सीयूटी एंड नीट एग्जाम्स के लिए. तो वी विल डिस्कस ऑल द एमसीक्यूज, ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्रॉम chapter 1 to chapter 16. We are beginning, it is just a beginning and we are doing chapter 1, right? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 says given below are a few statements related to external fertilization. तो तुमको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तुमको बताना है कि सही बात क्या है. देखो, जब तुम नीट का एग्जाम दो, सीयूटी का एग्जाम दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते वक्त प्लीज़ इसको सर्कल करना जो भी क्वेश्चन तुमको पूछा गया है, क्योंकि हम करेक्ट को इनकरेक्ट कराते हैं, ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है और बहुत रेगरेट करते हैं बाद में कि हमने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा. ठीक है बच्चों. तो आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में सही बात पूछी है. द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली. ये बात हो सकती है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो दिस कुड बी एन ऑप्शन. लेट्स चेक द अदर वन. ओनली अ फ्यू गैमीट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम. भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, तो बहुत सारे गैमीट्स रिलीज होंगे, फ्यू नहीं होंगे, बिकॉज दे आर थ्रेटन टू द एनवायरमेंट, दे आर थ्रेटन टू द अदर स्पीशीज एज वेल, राइट, अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल. वाटर इज द मीडियम इन अ मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सही बात है. वाटर मीडियम होता है जिसमें गैमेट्स रिलीज होते हैं. ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. बेटर छोड़ना होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं. इंटरनल में बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं क्योंकि प्रोटेक्टिव कंडीशंस होती हैं. तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया हमारा. फर्स्ट एंड थर्ड आर दी ऑप्शंस, राइट ऑप्शंस. वील गो फॉर द ऑप्शन बी. Next says the statements given below describe certain features that are observed in the pistil of the flowers. ठीक है, फ्लावर्स की पिस्टल के बारे में बात की है और तुमसे सही बात पूछी है. चूज द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो. पिस्टल्स में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड. ठीक बात है, एक से ज़्यादा सीड बन सकती है अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल हुए तो. ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल. बिल्कुल ठीक बात है, एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं. देयर आर फ्रूट्स विच हैव मेनी सीड्स. ईच कार्पल हैज़ ओनली वन ओव्यूल. नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ओव्यूल हो. पिस्टल हैव ओनली वन कार्पल, ये भी ज़रूरी नहीं है. यानी कि तुम्हारी सही बात है फर्स्ट एंड सेकेंड. सो वील गो फॉर द ऑप्शन ए एज फर्स्ट एंड सेकेंड. समझ आ रही बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब्स द सिमिलैरिटी बिटवीन एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन्स एग. तो तुमको एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग के बीच में सिमिलैरिटी की बात पूछी है. ठीक है, तो आपको क्या बताना है, सही बात बतानी है इसके बारे में, राइट. Eggs of both are formed only once in a lifetime. ऐसा थोड़ी ना होता है. Every human female goes under menstrual cycle once in a month और हर month egg is produced and same goes to the angiosperm egg also. The angiosperm egg ऐसा नहीं होता कि once in a lifetime egg produce करें. Both the angiosperm egg and humans egg are stationary. देखो ये बात ना contradictory है, लेकिन हम इस क्वेश्चन के लिए ये मानेंगे. I mean this is actually humans egg is being produced in the ovary, then with the help of the fimbriae to release, catch up and released into the fallopian tube, and then from the fallopian tubes it moves towards the uterus. तो बेसिकली हम ह्यूमन्स एग को स्टेशनरी नहीं मानेंगे, ये बात भी गलत हो जाएगी. बोथ द एंजियोस्पर्म
both the angiosperm egg and human egg are motile. तो this is but obvious है, ये भी गलत बात हो गई. एंजियोस्पर्म का एग तो आपके ओव्यूल के अंदर रहेगा, बिल्कुल एम्ब्रियो सैक बनता है, सिनर्जिस के पास एग फिक्स रहता है ना, स्टेशनड होता है, वहीं पे स्टेशनरी रहता है. सिनगैमी इन बोथ रिजल्ट्स इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ऑब्वियस ही बात है, ये तो बिल्कुल सही चीज़ हो गई भाई. हर केस में अगर गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो फिर सिनगैमी होगी, है ना. सिनगैमी बोथ द रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. हमको तुमको सही बात पूछी है, तुम्हारा सिर्फ 4th स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन तुम्हारा बी बनेगा. राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं. अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स फ्रॉम द नोड्स ऑफ द प्लांट सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज नोड्स से हमारा, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, जिसे हम प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स प्रोपोगेशन बोलते हैं. तो उसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से, एंड दीज आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. राइट बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following statements support the view that elaborate sexual reproduction process appeared much later in organic evolution? कि पहले asexual आया, बाद में, बहुत बाद में sexual reproduction आया. तो कौन सी बात इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, आपको ये बताना है. लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिज़ाइन. देखो ये बिल्कुल सपोर्ट करेगी. जो लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिर्फ सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, है ना, ऑर्गन भी बाद में बने, फिर ऑर्गन सिस्टम आया. तो लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव वेरी सिंपलर बॉडी डिज़ाइन. दिस कैन बी अ स्टेटमेंट विच सपोर्ट्स दिस थिंग दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बहुत बाद में आया इन केस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स. देखो लोअर ग्रुप्स में सही बात है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कॉमन किस में होता है, हायर ग्रुप्स में, और एसेक्सुअल कॉमन किस में होता है, लोअर ग्रुप्स में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप्स. अभी तो मैंने बताई आपको बात, हायर ग्रुप्स में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन कॉमन होगा, विच इज सेक्शुअल. तो ये बात गलत हो गई. द हायर इंसिडेंस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स. ऑब्वियस ही बात है ना, वर्टिब्रेट्स में और एंजियोस्पर्म्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है. सो दैट इज वाई फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर सही क्या बनेगा, सी आंसर बनेगा. ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म बाय asexual रिप्रोडक्शन. ठीक बात है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लेके आता है देन बाय दी asexual रिप्रोडक्शन. तो क्यों ऐसा क्यों होता है, ये आपको बतानी है बात. बिकॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी प्रोसेस. ऐसा कुछ भी नहीं होता. गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन. ये बात हो सकती है जब हम, बिकॉज दिस इज बाय पेरेंटल, दो पेरेंट्स के गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो दोनों का जेनेटिक कॉम्पोजिशन की क्वालिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट डीएनए प्रेजेंट होता है. सो दैट इज वाई इट ब्रिंग्स वेरिएशंस. दिस कैन बी आवर आंसर, बट लेट्स चेक द अदर वन ऑल्सो. जेनेटिक मटीरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. भाई डिफरेंट स्पीशीज इंटरब्रीड थोड़ी ना करेंगे, ये तो बात ही गलत हो गई. ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो वी विल गो फॉर द ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग. आपको सही बात बतानी है ना, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं. डायशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स. ऐसा थोड़ी ना होता है, प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में तो बल्कि कॉमन होता है. तो ये बात भी गलत हो गई, हमको सही बात पूछनी है. डायशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन प्लांट्स. दोनों में दिखते हैं ऐसे. डायशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये बात ठीक है, दोनों में डायशियस ऑर्गेनिजम्स कैन बी देयर. डायशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट्स. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. There is no natural death in single-celled organism like amoeba and bacteria. बिल्कुल ठीक बात है, नेचुरल डेथ थोड़ी ना होती है. क्यों ऐसा क्यों होता है, आपसे पूछा है. बिकॉज they cannot reproduce sexually, they reproduce by binary fission. Parental body is distributed among the following and they are microscopic. देखो ना, अमीबा एक irregular organism है, तुम्हारी किताब में खूब अच्छे से दिया है. when it undergoes the process of division, binary fission चलेगा और दो सेल्स इसी यही पेरेंट सेल बना देगा. तो पेरेंट सेल ही डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है. सेम गोज टू बैक्टीरिया ऑल्सो. बैक्टीरिया पे भी बाइनरी फिशन चलता है. मोस्ट कॉमन asexual टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज सीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरियल सेल इज बाइनरी फिशन. तो दोनों ही केस में व्हाई इट इज सेइंग कि देयर इज नो नेचुरल डेथ to these single cell organism, क्योंकि parental cell divides into their daughter cells, so there is no natural death. That means we'll go for the option C. ठीक है बच्चों, आई गेस समझ आ रही होगी कहानी, हमें कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन. ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस तुमको करके जाने हैं. ठीक है बच्चों.
There are variations, there are various types of reproduction. The type of reproduction adopted by an organism depends on, मतलब किस टाइप का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म अडाप्ट करे किस पे डिपेंड करता है. हैबिटेट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप, इन सब बातों पे डिपेंड करता है तुम्हारा कि किस टाइप का टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कुड अडॉप्ट. ठीक है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तुमको क्या बताना है, गलत बात बतानी है यहाँ पे. In asexual reproduction, the offspring produced are morphologically, genetically identical to their parent. बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल. Zoospores are sexual reproductive structures. आंसर मिल गया हमको. Zoospores sexual नहीं होते, asexual reproductive structures होते हैं, है ना. In asexual reproduction, a single parent produces offsprings with or without the formation of gametes. Conidia are asexual reproductive structure in पेनिसिलियम. ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है. आपसे गलत बात पूछी है तो आपकी गलत बात ये हो जाएगी एंड द ऑप्शन इज बी. ठीक है. ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following is a post-fertilization event in case of flowering plant? तो pre-fertilization होता है, post-fertilization events, fertilization होता है, and then post-fertilization events होते हैं. तो तुमको एक flowering plants का post-fertilization event कौन सा है ये बताना है. Transfer of pollen grains. अरे भाई pollen grain transfer होंगे उसके बाद ही तो fertilization होगा, ये तो एक pre-fertilization event हो गया. This is not the answer. Embryo development. तो तुम्हारा दिस कुड बी योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि जब जाइगोट बन जाएगा तभी तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा. तो ये तुम्हारा आंसर एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स. दिस इज नॉट द आंसर. योर करेक्ट आंसर इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. वंस द फर्टिलाइजेशन इज डन, जाइगोट इज फॉर्म्ड, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. The number of chromosomes in the shoot tip cells of a maize plant is 20. तो तुमको बताया है कि shoot tip cells में कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट है. The number of chromosomes in the microspore mother cell of the same plant shall be. भाई microspore mother cell वैसे भी diploid cell होता है और इसमें आपका meiosis चलेगा तब माइक्रोस्पोर बनेगा, है ना, तब pollen grain बनेगी. तो यानी कि इसमें भी 20 होंगे. डिप्लॉइड सेल है ना, तो कितने होंगे, 20 होंगे. तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा. ठीक है बच्चों, बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी है. और बायोलॉजी में तुम एनसीईआरटी अगर करके चले जाओगे तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी गुड स्कोर इन द एग्जाम. सो दैट वाज ऑल अबाउट टॉपिक 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को फिनिश किया. अब बात कर लेते हैं टॉपिक 2 की, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. Okay, now let's start chapter 2, which is sexual reproduction in flowering plants. Right? Question number 1 says, among the term listed below, those that offer not technically correct names. तो तुमको उसकी बात बतानी है. तो technically correct कौन से नहीं है? We'll discuss that. Androecium is a technical term used for the floral world. Carpel is not a technical term used for the floral world. हम क्या use करते हैं इसके लिए? Gynoecium. Right? Then corolla is correct. Sepals के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैलिक्स. So that means second and fourth are the answer and your option will be C. Second and fourth में technical terms are not given. ठीक है. Ambrosic is to ovule as dash is to an anther. Pollen grain है ना, जैसे ओव्यूल में तुम्हारा एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट है ऐसे तुम्हारे एंथर में pollen grain प्रेजेंट होंगे. ठीक है. Question number 3 says, in a typical complete bisexual hypogynous flower, the arrangement of floral whorls on the thalamus from the outermost to the innermost is. तो तुमको फ्लोरल वर्ल्स की अरेंजमेंट बतानी है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है हमें. और जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो आउटर मोस्ट वर्ल कौन सा होता है किसी भी फ्लावर में, इट इज कैलिक्स. तो कैलिक्स की बात कर लें, यानी कि सेपल्स होते हैं. सी और डी तुम्हारे रेस से बाहर निकल गए, दैट मीन्स कैलिक्स, कोरोला, and then it is being followed by androecium and then gynoecium. तो outer to inner की बात कर रहे हैं, we'll go for this way. Outermost is the calyx, then is the corolla, then is the androecium and then is the gynoecium. So our correct option will be option A. आगे बात कर लेते हैं. Dicotyledonous plants bear flowers but never produces fruits and seed. तो तुमको पूछा है कि एक डाइकॉट प्लांट है जो कि फ्रूट्स और सीड्स कभी नहीं बनाता, यानी कि प्लांट में क्या प्रेजेंट नहीं होगा, द मोस्ट प्रॉबल कॉजेज फॉर द अबव सिचुएशन. तो अगर एक डाइकॉट प्लांट है, फ्रूट्स एंड सीड्स नहीं बन रहे हैं, तो फ्रूट्स कौन बनाता है, तुम्हारा ओवरी, यानी कि द फ्लावर शुड नॉट बी पिस्टलेट. देख लेते हैं ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं. प्लांट इज डाइशियस, बेयर्स ओनली पिस्टलेट फ्लावर्स.
है ना. प्लांट इज डायशियस एंड बियर्स बोथ पिस्टलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर. प्लांट इज मोनोशियस, दोनों ही प्रेजेंट है. प्लांट इज डायशियस ओनली बियर्स एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर. तो पिस्टलेट तो होगा ही नहीं, है ना. इसमें भी दोनों की बात कर रहे हैं. मोनोशियस मतलब फिर दोनों की कहानी आ गई. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे बट देन देयर आर पिस्टलेट फ्लावर्स. तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन डी. राइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. द आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली. तो एंथर तुम पढ़े हो क्लास, आई मीन इसी टॉपिक में, तो उसका तुमको वॉल भी पढ़ा होगा तुमने. एंथर वॉल, आउटर मोस्ट कौन सा लेयर होता है? एपिडर्मिस. और इनर मोस्ट कौन सा लेयर होता है? टपेटम. तो दैट इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज दी आंसर. ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्ड इन. तो मियोसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के वक्त कौन से सेल पे चलता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल पे चलेगा. स्पोरोजेनस टिश्यू होता है तुम्हारे पॉलन सैक में, और वही सारे सेल्स जो होते हैं बिहेव्स इज माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल, जिसमें कि तुम्हारा मियोसिस चल के माइक्रोस्पोर बनेगा. तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा. ठीक है बच्चों. From among the sets of terms given below, identify those that are associated with the gynoecium. तो gynoecium यानी कि फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो टर्म्स उसके साथ एसोसिएट करते हैं वो बतानी है तुम्हें. तो ऑप्शन ए से स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक, प्लेसेंटा. ठीक बात है, सब जा रहा है इसके साथ. इसमें देखो थैलेमस नहीं एसोसिएट करेगा, इसमें टपेटम तुम्हारी एंथर वॉल का है, एंड देन स्टेमन तो मेल पार्ट ही हो गया, है ना. तो तुम्हारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा. स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन ओव्यूल आर. तो ओव्यूल तुम पढ़े हो सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स का. तो तुमको क्या पूछा है कि आपको इनर मोस्ट से चलनी है कहानी, कि फ्रॉम द इनर मोस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन एन ओव्यूल क्या हो सकता है, आपको ये बतानी है बात, है ना. तो तुम ओव्यूल पढ़े होगे. सपोज दिस इज द ओवेरियन वॉल, दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज द फ्यूनिकल. फिर यहाँ पे तुम्हारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है ना. इंटेग्यूमेंट्स होते हैं तुम्हारे, एंड देन योर एम्ब्रियो सेक यहाँ पे प्रेजेंट होगा. बाहर न्यूसेलस प्रेजेंट होगा, है ना. यहाँ पे तुम्हारा एंटीपोडल्स होंगे, यहाँ पे तुम्हारा 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा, राइट. नीचे तुम्हारे 2 सिनर्जिड्स होंगे और तुम्हारा एग होगा, है ना. तुमसे क्या पूछा है? फ्रॉम द इनर मोस्ट. तो सबसे अंदर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एग प्रेजेंट है. देखते हैं एग है किसी ऑप्शन में? 3 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल इनर मोस्ट इज एग. उसके बाद तुम्हारा क्या प्रेजेंट है? तुम्हारा आएगा एग, तुम्हारा हो गया. न्यूसेलस तो बाहर की तरफ है. एम्ब्रियो सैक, उसकी हम बात कर लेते हैं बात. एम्ब्रियो सैक ये पूरा क्या है? देखो ये एग हो गया तुम्हारा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक हो गया, है ना. और उसके सराउंड्स क्या प्रेजेंट है? तुम्हारा न्यूसेलस प्रेजेंट है. और क्या दिया रही है ऑप्शन में? तुम्हारे इंटेग्यूमेंट्स. दीज आर योर इंटेग्यूमेंट्स. बाय टेगमिक होता है ना, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल. सो इनर्स की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट. सही ऑप्शन बनेगा तुम्हारा बी बनेगा. एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट. द करेक्ट ऑप्शन इज देन बी ऑप्शन. आगे बढ़ लेते हैं. फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शन that are true for a typical female gametophyte of a flowering plant. तो फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में सही बात तुमको बतानी है. चूज द ऑप्शंस दैट आर ट्रू. क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द फीमेल गैमेटोफाइट इट इज 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्स एट मैच्योरिटी. देखो अभी तो बनाया था मैंने, है ना. एम्ब्रियो सेक होता है फीमेल गैमेटोफाइट. यहाँ पे तुम्हारे 3 सेल्स होते हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं जिसको, पोलर न्यूक्लियाई बीच में होते हैं. 2 सिनर्जिड्स होंगे, यहाँ पे तुम्हारा एग होगा. तो यानी कि तुमसे पूछा क्या है? 8 न्यूक्लियट्स. यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल. देख लो 7 सेल हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे और एक कंप्लीट सेल. यानी कि ये बात तुम्हारी ठीक है. इट इज़ अ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. बिल्कुल 3 तुम्हारे माइटोटिक डिविजन्स चलेंगे, बट एक्चुअली पहले कैरियोकाइनेसिस चलेगा, है ना. लेटर इट इज़ बीन फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. तो बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, 8 न्यूक्लियस बनते हैं कंटिन्यूस, राइट. इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेग्यूमेंट बट आउटसाइड न्यूसेलस. ये बात गलत हो गई, है ना. न्यूक्लियस इसके ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं होता, न्यूसेलस से सराउंड होता है, राइट. तो दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट. ये बात सही है, ये गलत हो गई. इट हैज एन एग अपैरेटस सिचुएटेड एट द चैलिजल एंड. एग अपैरेटस अगर हम इनने इस टाइप से बनाया ओव्यूल, तो तुम्हारा ये चैलिजल एंड हो गया और ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया. तो चैलिजल एंड पे तुम्हारे क्या है? चैलिजल एंड पे तुम्हारे एंटीपोडल्स हैं. ठीक है बच्चों.
एग तुम्हारा क्या है, माइक्रोपाइलर एंड पे है, दिस इज योर एग विद दी सिनर्जिड्स। तो यानी कि ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड आर दी राइट ऑप्शन, आई मीन स्टेटमेंट्स। तुम्हारा सही ऑप्शन सी बनेगा। ऑटोगेमी कैन अकर इन अ कैस्मोगेमस फ्लावर इफ, तो कैस्मोगेमस फ्लावर में तुम्हें ऑटोगेमी चलानी है। इफ पॉलन मेच्योर्स बिफोर मेच्योरिटी ऑफ द ओव्यूल, तो क्यों कैसे होगी, ऑटोगेमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। फिर तो ये तो केस ही अलग हो गया। अगर कोई भी गैमीट पहले मेच्योर हो जाएगा तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ओव्यूल मेच्योर्स बिफोर मेच्योरिटी ऑफ पॉलन, ये बात भी गलत हो गई। दोनों को साथ में मेच्योर होना जरूरी है। बोथ पॉलन एंड ओव्यूल्स आर मेच्योर साइमल्टेनियसली, ये बात सही है बिल्कुल। फॉर ऑटोगेमी इन अ कैस्मोगेमस फ्लावर, जो कि ओपन फ्लावर होते हैं, बोथ द पॉलन ग्रेन एंड द ओव्यूल्स शुड मेच्योर साइमल्टेनियसली सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब तुम्हें इसमें से सही बात बतानी है। स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी। देखो आंसर मिल गया तुमको। क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स क्लोज फ्लावर्स होते हैं ना, बंद फ्लावर्स होते हैं। तो बंद फ्लावर्स में एक ही कंडीशन हो सकती है सेल्फ पॉलिनेशन की, एंड ऑटोगेमी इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। समझ आ रही है बात बच्चों? ऑटोगेमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर फ्लावर बंद है तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, आपसे करेक्ट बात ही पूछी है। आगे देख लेते हैं एक बारी। कैस्मोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज एग्जिबिट गाइटोनोगेमी। जरूरी थोड़ी ना गाइटोनोगेमी है, कैस्मोगेमस फ्लावर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ऑटोगेमी भी हो सकती है उनमें। क्लाइस्ट्रोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट बोथ ऑटोगेमी एंड गाइटोनोगेमी, क्योंकि बंद फ्लावर्स हैं तो गाइटोनोगेमी, यानी कि इट मे पॉसिबल कि गाइटोनोगेमी इज नॉट पॉसिबल, ओनली ऑटोगेमी इज पॉसिबल इन केस ऑफ क्लाइस्ट्रोगेमस फ्लावर्स, क्योंकि दे आर क्लोज फ्लावर्स, राइट। कैस्मोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, अभी तो हमने डिस्कस किया। कैस्मोगेमस फ्लावर्स ओपन फ्लावर्स होते हैं, जरूरी थोड़ा है कि उनमें ऑटोगेमी ही हो। इट मे पॉसिबल दैट द pollen from the other pollen grain from the other flower may land on the stigma of the one flower, so that means दिस इज दी ऑटोगैमी नहीं करते कैस्मोगेमस फ्लावर, रादर क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर करते हैं। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ क्लाइस्ट्रोगैमस एंड कैस्मोगेमस फ्लावर्स आर। तो ध्यान रखनी है ये बात, क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं और कैस्मोगेमस फ्लावर्स ओपन फ्लावर्स होते हैं। ठीक है बच्चों? A particular species of a plant produces light, non-sticky pollen in large number. देखो जब भी pollen in large number की बात आती है ना, and stigma are long and feathery, तो हमेशा ध्यान रखना कि pollination is always by wind, क्योंकि विंड जब कैरी करके लेके जाएगी पॉलन ग्रेन को तो बहुत ज़्यादा आई मीन थ्रेटेंड होंगे वो pollen grains. That is why भर के pollen grains बनेंगे, and then only a few of the pollen grains can land on the stigma of the another flower, and the process then continue, right? So the answer will be wind. From among the situations given below, choose the one that prevents both autogamy and gaetonogamy. तो तुमको ऐसे बात स्टेटमेंट को चूज करना है जिसमें तुम्हारी ऑटोगैमी भी ना हो और गाइटोनोगैमी भी ना हो। देखो ऑटोगैमी दोनों ही एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स हैं, लेकिन ये तुम्हारा एक ही फ्लावर में होगा, इन वन फ्लावर ओनली, और दोनों ही बाइसेक्सुअल कंडीशन है। समझ आ रही है बात, राइट? एंड गाइटोनोगैमी का मतलब होता है कि फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑटोगैमी मीन्स इन फ्लावर, गाइटोनोगैमी मीन्स बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, बट दोनों को ही हम सेल्फ पॉलिनेशन मानेंगे क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है, राइट? तो तुमको पूछा क्या है, चूज द वन दैट प्रिवेंट्स, जिसमें ना ही तुम्हारी ऑटोगैमी हो पाए और ना ही तुम्हारी गाइटेनोगैमी हो पाए। ये बात हमें ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस को पढ़ने हैं। मोनोशियस प्लांट्स बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो तुम्हारा मोनोशियस प्लांट, अब देखो मोनोशियस प्लांट है, इसका मतलब कि तुम्हारा एक ही प्लांट पे स्टेमिनेट और पिस्टलेट फ्लावर्स हैं, तो बिल्कुल यानी कि इसमें गाइटोनोगैमी हो सकती है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं बनेगा। डैशेस प्लांट्स बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, ये तुम्हारा ऑप्शन बन सकता है। डैशेस प्लांट है तो एक प्लांट पे तुम्हारे पिस्टलेट फ्लावर्स हैं और एक प्लांट पे तुम्हारे स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं, यानी कि बिटवीन द टू प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुमको क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, जीनोगैमी की बात कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो ये तुम्हारी बात हो सकती है। मोनोशियस का मतलब होता है वन होम फॉर बोथ सेक्सेस, एंड डैशेस का मतलब होता है टू होम्स फॉर इंडिविजुअल सेक्सेस। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए।
मोनोशियस प्लांट्स विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, अरे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ऑटोगैमी को, बिल्कुल होगी ऑटोगैमी। डायशियस प्लांट्स विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगेन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे और डायशियस प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्रिवेंट हम नहीं कर सकते। आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो तुमको हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर पूछे तो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर तुम्हारा कौन सा होगा? देखो अगर हम हेप्लॉइड की बात करें हमारे चारों ऑप्शंस बन सकते हैं, सिनर्जिस्ट इज ऑल्सो हेप्लॉइड एंड एंटीपोडल इज ऑल्सो हेप्लॉइड। अब दूसरी बात क्या पूछ रहे हैं तुमसे? डिप्लॉइड पूछ रहे हैं। ये हेप्लॉइड तुम्हारा एन होता है, डिप्लॉइड 2n होता है और ट्रिप्लॉइड 3n होता है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? जाइगोट, तो यानी कि तुम्हारा ये 2n हो गया यहाँ पे। एंटीपोडल अभी हमने डिस्कस किया n है, सिनर्जिस्ट अभी हमने डिस्कस किया n है, पोलर न्यूक्लियाई इज ऑल्सो n, तो तुम्हारा ये n हो गया, हमें आंसर यहीं से मिल गया। सिनर्जिस्ट इज n, जाइगोट इज 2n एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज 3n। अगर तुम पढ़े हो डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम में तो तुम जानते हो ये बात कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट अंडरगोज डबल फर्टिलाइजेशन। एक गैमीट तुम्हारा, एक मेल गैमीट एक से जाके मिलेगा, जाइगोट बनाएगा, सिनगेमी होगी। दूसरा मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके मिलेगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, क्योंकि वहां पे तुम्हारे 3 न्यूक्लियस आपस में मिले, एंड द ट्रिपल फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रही है बात? तो एंडोस्पर्म जो तुम्हारा बनेगा 3 न्यूक्लियस के साथ बनेगा, 3n कंडीशन होगी, सो वील गो फॉर ऑप्शन ए। आई गेस बात समझ आ रही होगी सभी बच्चों को। बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन एम्ब्रियो सेक द सेल्स दैट डी जनरेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से सेल तुम्हारे डी जनरेट हो जाएंगे एम्ब्रियो सेक में, ये तुमसे पूछ रहे हैं। देखो हमेशा ध्यान रखो, एंडोस्पर्म तो डी जनरेट होगा ही नहीं भाई, जाइगोट को नरिशमेंट चाहिए एंडोस्पर्म से, तभी जाके कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। तो तुमको पूछा है सेल विच डी जनरेट्स, तो तुम्हारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एंडोस्पर्म सेल है, ये भी नहीं होगा, एंडोस्पर्म सेल है ना। एग थोड़ी ना डीजेनरेट कर दोगे, तो फिर तो हो गया काम। अगर तुमने एग डीजेनरेट कर दिया तो आगे फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं होगा, यानी कि तुम्हारा सही आंसर क्या बनेगा? सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। वाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, किसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायशियस प्लांट्स, डायशियस प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रेलिवेंट। ठीक है, देखो जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तुम्हारी किताब में फर्स्ट स्टेप इज गिवन एज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि तुमने एंथर को रिमूव कर दिया फ्लावर से। क्यों रिमूव कर दिया? बिकॉज तुम आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कराना चाहते हो प्लांट को। सो बेसिकली इट इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तुम अपनी मर्जी के पॉलन ग्रेन्स उस पर डस्ट करके देन द प्लांट रिजल्ट इनटू अ जाइगोट, और फिर कहानी आगे चलेगी। समझ आ रही बात? लेकिन तुमसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डायशियस प्लांट्स है। डायशियस प्लांट्स अभी मैंने समझाया था कि डायशियस प्लांट्स का मतलब होता है 2 होम्स, one home for each sex, one for male and the other for female। तो तुम्हारे पास डायशियस प्लांट्स हैं, तुम क्यों इमैस्कुलेट करोगे फ्लावर को? समझ आ रही है बात? तुमको एंथर को निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो फिर तुम्हारी स्टेप कौन सी नहीं होगी इसमें? इमैस्कुलेशन नहीं होगी। इसलिए तुम्हारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। बैगिंग तो करोगे फीमेल फ्लावर को, कहीं और से कोई पॉलन ग्रेन ना आ जाए इसके ऊपर, तो मतलब ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, अगर कोई और पॉलन ग्रेन आ गई। डस्टिंग भी करोगे, जो तुम्हारी इच्छा है पॉलन ग्रेन डालने की, उसको तुम डस्ट करोगे। कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन, भाई प्लांट को सिलेक्ट करोगे तभी तो आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करोगे। समझ आ रही है बात? तो सही आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? इमैस्कुलेशन। आगे बढ़ते हैं। इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास, ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर, है ना। तुमको पूछा है डाइकॉट और ग्रास में होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है। होमोलोगस मतलब होता है कि सेम स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट फंक्शन, और एक्चुअली यहाँ पे हम बात करें फंक्शन भी सेम है कुछ कुछ, but you know they are actually the same thing, but they are doing function in a little different manner। ठीक है, तो फिर हम देखो डाइकॉट प्लांट, ग्रास इज अ मोनोकॉट, है ना। ग्रास इज अ मोनोकॉट। तो तुम पढ़े हो कि रिजर्व फूड मटेरियल जब सीड के पास कौन सा होता है, उसमें कॉटिलेडन होता है।
ठीक है, लेकिन वही कॉटलिडन को हम स्क्यूटुलम बोलते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, दैट इज इन ग्रास। रीजन इज जो कॉटलिडन तुम्हारा मोनोकॉट में होता है बहुत ही थिन और पेपरी होता है, जिसकी वजह से उसके पास सफिशिएंट नरिशमेंट नहीं होता कि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। बट हम स्क्यूटुलम को भी वहाँ पे कॉटलिडन क्यों बोलते हैं? बिकॉज वेन एवर द एंडोस्पर्म इज डाइजेस्टेड, इट इज बीन पास थ्रू द स्क्यूटुलम और कॉटलिडन, देन इट इज प्रोवाइडेड टू द एम्ब्रियो फॉर इट्स डेवलपमेंट। सो व्हाट could be the answer to this question? This is cotyledon and scutellum. समझ आ रही बात? कॉटलिडन हम बोलते हैं डाइकॉट्स के केस में, स्क्यूटुलम हम बोलते हैं ग्रास के केस में। स्क्यूटुलम इज ऑल्सो अ कॉटलिडन बट वेरी अ थिन पेपरी कॉटलिडन विच डू नॉट हैव एनी नरिशमेंट टू गिव टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द फिनोमेना ऑब्जर्व इन सम प्लांट्स वेर इन पार्ट्स ऑफ सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। है ना, आपसे पूछा है कि एक फिनोमेना हमने ऑब्जर्व किया किसमें, सेक्सुअल अपैरेटस में, इज यूज्ड फॉर द फॉर्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। किताब में खूब अच्छे से बात दी है कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया तुम्हारा, नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन एम्ब्रियो बन गया तुम्हारा। तो कौन सा बात हो सकती है? वी हैव स्टडीड अबाउट एपोमिक्सिस। उसमें क्या होगा कि जो आपकी सेल्स होती है सराउंड द एम्ब्रियो सैक विच इज न्यूसेलस, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना है तुमको, क्वेश्चन में दिए ये बात। ओके, बट देन वील सेइंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो तभी बनेगा तुम्हारा जब सराउंडेड स्ट्रक्चर्स जो होंगे, न्यूसेलस जो होता है कभी कभी उसी के सेल्स प्रोट्रूडेड इन कर जाते हैं एम्ब्रियो सेक में एंड दे आर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एम्ब्रियोज। समझ आ रही है? सो दैट मीन्स दीज एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इन अ फ्लावर इफ अ मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर्स विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल पे मियोसिस नहीं चला एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक, इट्स न्यूक्लियर विल बी, भाई मियोसिस चला ही नहीं ना उस पे, तो मेगास्पोर मदर सेल से फिर भी मेगास्पोर बन रहा है विदाउट मियोसिस, तो टू मेनी कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी? डिप्लॉइड कंडीशन होगी। बहुत सिंपल सा ये तो है ना, मियोसिस के बाद ही तो हमें एन कंडीशन मिलेगी और हैप्लॉइड बनेगा सेल, लेकिन मियोसिस तो चला ही नहीं, दैट मीन्स डिप्लॉइड कंडीशन। द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये तो हम खूब अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो दैट इज पार्थिनोकार्पी। है ना बच्चों? सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी पार्थिनोकार्पी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3 ऑफ यूनिट 1, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब तुमको इसमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बात बतानी है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक बात है। कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल ठीक बात है। पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस, देखो ये बात गलत हो गई, केमिकल चेंजेस नहीं होते एग सरफेस पे, बेसिकली मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बदलती है, चेंजेस दी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, जिसकी वजह से एक ही स्पर्म जाता है एग के अंदर बाय डाइजेस्टिंग दी जोना, आफ्टर डाइजेस्टिंग दी जोना पेलिसिडा। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई, तुमसे गलत ही पूछा है। इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट आफ्टर 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो हमको सही आंसर मिल गया ऑप्शन सी। ठीक है, केमिकल चेंजेस नहीं होते, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बदलती है, दैट इज वाई ओनली वन स्पर्म एंटर्स, मोर देन वन स्पर्म का एंट्री प्रोहिबिटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें तुम्हें क्या बताना है? करेक्ट बात बतानी है। हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी फेज। आप देखो क्या हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन करता है ट्रिगर ओव्यूलेटरी सर्च को, क्या क्या करता है? ओव्यूलेटरी फेज कैसे होती है? एलएच सर्च से, तो यानी कि ये तो बात गलत हो गई और तुम्हें तो करेक्ट बात बतानी है। ओगोनियल सेल्स स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल फ्रॉम प्यूबर्टी। क्या प्यूबर्टी से ओगोनिया पे oogenesis स्टार्ट होता है? वो तो हम गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे। मेल्स में प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा, लेकिन फीमेल्स के केस में इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट,
है ना, तो यहाँ पर भी तुम्हारी ये बात गलत हो गई. स्पर्म रिलीजेस फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली मोटाइल. इट इज़ नॉट मोटाइल. स्पर्म मोटाइल नहीं होते जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं. रादर इट एक्वायर्स मोटालिटी ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द डिफरेंट ट्रैक्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स. समझ आ रही बात, जब पार्ट्स की तरफ जाएगा तब मोटालिटी को एक्वायर करेगा. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो तुम्हारे स्पर्म्स बनाएगी वो मोटाइल नहीं होते. इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. बिल्कुल ठीक बात है. ओव्यूलेटरी फेज के बाद तुम्हारी क्या होती है? ल्यूटियल फेज होती है, सीक्रीटरी फेज होती है ना. क्यों बोलते हैं इसको सीक्रीटरी फेज? क्योंकि भर के तुम्हारा हार्मोन बनेगा प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा. So that means this is absolutely correct. D is correct and we are looking for the correct one only. आगे बढ़ते हैं. स्पॉट दी ऑड वन आउट फ्रॉम दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. है ना, ऑड वन आउट बताना है तुम्हें. किसकी रेफरेंस में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रेफरेंस में. तो रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, आइस्थमस. आइस्थमस कोई मेल्स का पार्ट होता है. फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल्स में ओविडक्ट्स होती हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसका एक पार्ट है आइस्थमस. तो फिर हमारा सही ऑप्शन क्या बन गया? डी ऑप्शन बन गया. नेक्स्ट इज सेमाइनल वेसिकल. द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय. तो सेमाइनल प्लाज्मा जो है तुम्हारा वो किससे बना है? सेमाइनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट जो तुम्हारा जो सीमेन में प्रेजेंट होता है विद स्पर्म्स, है ना, कि सीक्रीशंस जितनी भी होती हैं वो कौन सा ग्लैंड्स सीक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं? सेमाइनल वेसिकल बिल्कुल प्रोवाइड करता है. प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल करता है. यूरेथ्रा थोड़ी ना कोई सीक्रीशन बनाती है ना. बल्बोरेथ्रल ग्लैंड बिल्कुल करता है. बल्बोरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. तो तुम्हारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. दैट मीन्स सही स्टेटमेंट्स तुम्हारे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ है, तो सही ऑप्शन बनेगा तुम्हारा बी. आगे चलते हैं. स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम. है ना, कहाँ से स्पर्म्स रिलीज होंगे? जहाँ से जो जिस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं, तो कहाँ से होंगे? सेमिनिफरस टिब्यूल्स. सेमिनिफरस के टिब्यूल्स से जब स्पर्म्स बाहर आएंगे उस टिब्यूल से, तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं. राइट. नेक्स्ट इज मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल. है ना, कब प्रेजेंट होगी? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये पूछ रहे हैं आपसे. 5 to 8 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 11 to 17th days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सो ऑन, 18 to 23 एंड 24 to 28. तो तुम्हारा ग्राफिन फॉलिकल कब होगा? जब ओव्यूलेटरी फेज होगा, क्योंकि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, इट कंटेन्स द सेकेंडरी oocyte. तुम्हारा ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है? मिड ऑफ द साइकिल. समझ आ रही बात? तो अगर साइकिल हमारी 28 डेज की है, एनसीईआरटी की रेफरेंस में बात कर रही हूँ, तो तुम्हारा मिड डे क्या होगा? 14th डे होगा. यानी कि 11 to 17th डे तुम्हारा इसका सही आंसर बनेगा. समझ आ रही बात? सो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कब प्रेजेंट होगा? इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 11 to 17th डे. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म्स अकर्स ड्यू टू. एक्रोसोम हम सब पढ़े हैं, स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है, एग को पेनिट्रेट करता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है. तो किसको कहाँ पे वो रिएक्शन चलेगा? कौन से लेयर पे? ओवा पे वो एक्ट करेगा. इट कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलिसिडा ऑफ द ओवा. देखो पहले ही ऑप्शन में तुमको आंसर मिल गया. वी नो दैट the egg is surrounded by a glycoproteinaceous layer, नॉन सेल्यूलर लेयर, जो कि जोना पेलिसिडा से बनी है. तो उस पे कॉन्टैक्ट में आएगा तब आपका एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू होगा. रिएक्शन विद इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट, रिएक्शन विद इन द एपिडाइमल एनवायरनमेंट ऑफ द मेल, एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस. दीज आर ऑल नॉट द आंसर्स. आपका कहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाएगा? एज सून एज एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म कॉन्टैक्ट इन विद द जोना पेलिसिडा ऑफ द egg. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड. तुमको पूछा है कि कौन सा मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है. सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बोरेथल है. एम्प्यूला क्या है? एम्प्यूला अगेन, एम्प्यूला क्या है तुम्हारा? द पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम, the part of fallopian tubes. Infundibulum, ampulla, isthmus are the part of fallopian tubes. है ना, फीमेल्स में ओविडक्ट्स की पार्ट है ये. तो ये तुम्हारा मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है. The spermatogonia undergoes division to produce sperms by the process of spermatogenesis. ठीक बात है, स्पर्मेटोगोनिया पे स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगा और तुम्हारे स्पर्म्स बनेंगे. चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू द अबव. आपको इसकी रेफरेंस में सही बात बतानी है, करेक्ट बात बतानी है. स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम्स एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन. बिल्कुल गलत बात. स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बात ठीक है, डिप्लॉइड सेल है, लेकिन मियोटिक डिवीजन नहीं चलता, माइटोसिस चलता है
है ना, दैट इज वाई द मेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स थ्रू आउट द लाइफ. सो दिस इज इनकरेक्ट. आपसे करेक्ट बात पूछी है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन. देखो उल्टा दे दिया दोनों स्टेटमेंट में. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे मियोसिस 1 चलता है, तब जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन. ये बात बिल्कुल ठीक है. जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे तुम्हारा मियोसिस 1 चलेगा, क्या चलेगा, मियोसिस 1 चलेगा, तब तुम्हारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे. और अगर मियोसिस 1 चल गया तो फिर दिस बिकम्स एंड सेल, है ना. तो कितने रह गए यहाँ पे, 23 क्रोमोसोम्स रह गए, बिकॉज इसमें तुम्हारे 46 क्रोमोसोम्स होंगे. और यहाँ पे तुम्हारा yes, they are asking secondary spermatocyte have 23 chromosome. देखो ये बात तो हमें यहाँ तो पता चल गई. and undergo second mitotic division. तो meiosis 1 किस पे चला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे चला, और यहाँ पे तुम्हारा चल जाएगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, है ना. फिर तुम्हारे जो सेल्स बन के आएंगे दैट विल बी स्पर्मेटिड्स. क्या बन के आएंगे, स्पर्मेटिड्स. एंड ऑल आर n इन नंबर. वी नो दैट रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस 1, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है. तो इस तरह से तुम्हारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन चला, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तुम्हारा 23 क्रोमोसोम्स. यानी कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है. स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटिड्स. उल्टी बात दी है, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. तुम्हारी किताब में एक वर्ड दिया हुआ है डिफरेंशिएशन. स्पर्मेटिड्स आर राउंड इन नेचर एंड स्पर्मेटोजोआ आर इलोंगेटेड, है ना. फ्लैजेला भी वहाँ पे अराइज हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. ये बात बिल्कुल ठीक है. तो हमसे ये बात बिल्कुल गलत है. आई मीन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स नहीं, स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ. तो तुमसे सही बात पूछी थी, सी तुम्हारा आंसर है. मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शन. तो तुमको स्पर्म्स के पार्ट दिए, उनके फंक्शंस के बारे में बताना है. हेड की बात कर लें. हेड में तुम्हारा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना. तो ए गो विद 4. तो यानी कि तुम्हारा ये रेस से बाहर निकल गया और तुम्हारा ये भी रेस से बाहर निकल गया. बी और सी की बात कर लेते हैं अभी. मिडिल पीस क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. मिडिल पीस के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पाइरली कॉइल माइटोकॉन्ड्रिया. तो बी तुम्हारा किसके साथ जाएगा, थर्ड के साथ जाएगा. यानी तुम्हारा ऑप्शन बी बनेगा. आगे चेक कर लेते हैं. एक्रोसोम के पास क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है. देखो सी इज 1. टेल क्या देता है, टेल मोटालिटी देता है ना. तो डी इज 2. समझ आ रही बात. इस तरह से तुम्हें ये लगाना है कि किस तरह से 1 बाय 1 देखते चलो और ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करते चलो जहाँ पे सही बात नहीं दी हुई. ठीक है बच्चों. कभी कभी क्या होता है कि पहले ही ऑप्शन में हमें, पहले ही मैचिंग में हमें आंसर मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम सारा चेक करेंगे, देन विल एंश्योर कि हमने सही मार्क किया है. आगे बात कर लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम. तुमको हेप्लॉइड सेल पूछा है ना. तो स्पर्मेटोगोनिया तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, कंप्लीट डिप्लॉइड सेल है जिसपे कि आपका ग्रोथ होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, है ना. तो ए हमारा आंसर नहीं है. बी तो फ्यूजन से बनेगा, मेल फीमेल, यानी कि डिप्लॉइड सेल है ना. सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में जो फीमेल का एग होता है जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, वो तुम्हारा हेप्लॉइड सेल है. सी आंसर बनेगा. उगोनिया इज अगेन अ डिप्लॉइड सेल जिसपे oogenesis चल के आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा. ठीक है, तो सी इज द आंसर. आपसे डिप्लॉइड सेल की बात कर रहे थे. मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. तो तुमको मैच करके बताना है सही बात. फिर मैं आपको बोलूंगी कि पहले एक स्टार्टिंग से मैच करो और साथ में ऑप्शंस भी एलिमिनेट करते जाओ. ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम. आउटर लेयर होती है, यानी तुम्हारा ए गो विद 3. तो अगेन तुम्हारा ए और डी रेस से बाहर निकल गए. ए गो विद 3. क्लीवेज क्या है, माइटोटिक डिविजन्स हैं. बी गो विद 4, यानी कि तुम्हारा ये भी बाहर निकल गया रेस से. तुम्हारा सही ऑप्शन ये है. इनर सेल मास क्या है, एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट नहीं, इनर सेल मास क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो. ठीक है बात बच्चों. तो तुम्हारा सी गो विद 2. एंड देन इम्प्लांटेशन इज द एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम, यानी कि तुम्हारा ये डी बन गया. सही ऑप्शन तुम्हारा बी बनेगा. ठीक है बच्चों, आई गेस बात समझ आ रही होगी किस तरह से हमें सही ऑप्शंस तक जाना है, राइट आंसर तक जाना है. विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, है ना. प्लेसेंटा बनता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, जेस्टेशन पीरियड. तो उसके बारे में बतानी कि कौन सा हार्मोन नहीं सीक्रेट करता है प्लेसेंटा.
HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बिल्कुल सीक्रेट करता है प्लेसेंटा, प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल सीक्रेट करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन भी बनाएगा प्लेसेंटा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड। LH नहीं बनाता आपका ह्यूमन प्लेसेंटा। LH इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, मदर्स का पिट्यूटरी ग्लैंड LH बनाएगा, तो यानी कि हमारा सही आंसर डी होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH। The vas deferens receives duct from the seminal vesicles and opens into the urethra, है ना। vas deferens आपका आता है seminal vesicle की duct के साथ मिलेगा, और फिर urethra में किस duct को मिलके कौन सी duct will be there which opens into the urethra। तो कौन सी duct बनती है आपकी ejaculatory duct, तभी तो process को हम ejaculation बोलते हैं, because urethra is acting as a urinogenital duct in males, so the duct formed is ejaculation duct, right बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यूरिथ्रल मीटर्स रेफर्स टू दी यूरिनोजेनाइटल डक्ट, अभी तो हमने डिस्कस किया। ओपनिंग ऑफ द वास डिफरेंस इनटू यूरिथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, आंसर मिल गया हमको। क्या है आपका ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, मीटर्स का मतलब ओपनिंग होता है, यूरिथ्रल मीटर्स इज दी refers to the external opening of the urinogenital duct. Morula is a developmental stage, तो एक throughout the embryonic development कई सारी stages आती हैं, तो आपको morula के बारे में पूछा है कि कब होती है, between the zygote and blastocyst, between the blastocyst and gastrula, after implantation, between the implantation and parturition। तो basically जब आपका zygote बनता है उसके बाद बॉल ऑफ सेल्स बनता है आपका, उस बॉल ऑफ सेल्स को मॉर्यूला बोलते हैं, है ना, बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉल ऑफ सेल्स है। तो मॉर्यूला आपका जाइगोट के बाद और ब्लास्टोसिस्ट से पहले बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट एक प्रॉपर अगेन अ स्ट्रक्चर जिसमें आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर होगी, सराउंडिंग लेयर्स प्रेजेंट, सेल ऑफ लेयर होगी, इनर कैविटी प्रेजेंट होगी। समझ में आ रही बात। तो कैसे बनेगी आपकी सीक्वेंस, जाइगोट, ठीक है, देन मॉर्यूला एंड देन ब्लास्टोसिस्ट। फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट हो जाएगा तो प्रोसेस गैस्ट्यूलेशन का चलेगा, 3 जर्माइनल लेयर्स बनेंगी। फिलहाल मॉड्यूला इज बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। आई गेस बात समझ में आ रही होगी तुम लोग को। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके नीट और CUT एग्जाम के लिए, तो ये बेस मान के चलो, इसके रेफरेंस से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज़ गो ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर बायोलॉजी, क्योंकि NCERT, अगर मैं बायो की बात करूँ, NCERT इज द बाइबल, वहीं से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज, है ना, आपसे पूछा है कि मेम्ब्रेनस कवर कौन सी होती है ओवम के ऊपर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। कोरोना रेडियाटा, जोना पैलिसिडा, जोना रेडियाटा और कुरियन। देखो जोना तुम इसमें कंफ्यूज कर सकते हो, जोना पैलिसिडा एंड कोरोना रेडियाटा, लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं अच्छे से वो ये बात जानते होंगे, जोना पैलिसिडा एक मेम्ब्रेनस लेयर नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है। मेम्ब्रेनस की बात करते हैं तो हम सेल्यूलर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जो कि आपकी क्या है, कोरोना रेडियाटा। और जोना पैलिसिडा तो एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है, सेल से नहीं बनी है, दैट इज व्हाई द आंसर इज ए, राइट बच्चों। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आपको अलग से बात बतानी है कि चारों ऑप्शंस में अलग से बात क्या दी हुई है। लेबिया माइनोरा, फिम्बराई, इनफंडिबुलम, आइस्थमस। तो अभी हमने देखा कि फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स जो फीमेल्स में होता है, उसके पार्ट्स क्या है, इनफंडिबुलम, फिम्बराई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि ओवम को कैच करती हैं एट ओव्यूलेशन, एंड आइस्थमस। तो लेबिया माइनोरा इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया इन केस ऑफ फीमेल्स। सो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। चलिए यहाँ तक की बात की हमने टॉपिक 3 ऑफ द यूनिट 1, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं आपकी यूनिट 1 की, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट बच्चों। Question number 1 says the method of directly injecting a sperm into an ovum in assisted reproductive technology. देखो हम जानते हैं, हम आर्ट के बारे में पढ़े हैं, couple who cannot have a children in which the female cannot conceive, तो वो आर्ट का हेल्प लेते हैं to have children। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी हेल्प से they can have a baby। तो आपको ये बताना है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म को हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं ओवम में, इनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट तो गिफ्ट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें तो ओवर ट्रांसफर करते हैं, है ना, यहाँ तो स्पर्म के इंजेक्शन की बात हो रही है ओवम में। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर भी नहीं होगा, जिफ्ट। द आंसर इज सी। इसका मतलब क्या है आपका, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो यही तो बात कर रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि डायरेक्टली स्पर्म इज इंजेक्टिंग इनटू द ओवम,
ठीक है, तुम्हारा आंसर सी बनेगा। इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन अ पॉपुलेशन। तो अगर तुम्हारा इंक्रीज्ड IMR हुआ, इंक्रीज्ड IMR का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, और MMR में पूछ रहे हैं मटर्नल मोर्टेलिटी रेट। तो अगर तुम्हारा IMR इंक्रीज हुआ है ना, मतलब कि डेथ रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट तुम्हारा इंक्रीज हुआ है ना बच्चों, और मटर्नल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ है, तो उससे पॉपुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? तुम्हारा इन्फेंट अगर मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का डेथ रेट अगर तुम्हारा इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली सच अ पॉपुलेशन विल हैव अ डिक्लाइन इन दियर ग्रोथ रेट. The baby is not able to survive, and it could be any reason, but then it leads to the increase in the infant death rate. तो तुम्हारा क्या होगा? Result in decline in growth rate. समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं. इंटेंस लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, ये आपको बात कर रहे हैं आफ्टर पार्चुरेशन. एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा कॉन्ट्रासेप्टिव, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, उसकी बात कर रहे हैं आपसे. तो क्यों इंटेंस लैक्टेटिंग मदर दे आर नॉट एबल टू कंसीव? व्हाई इज इट सो? सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, हाइपर सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट, सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. हम पढ़े हैं अच्छे से. ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड गोनाडोट्रोफिन्स का मतलब है FSH एंड LH, इनका सप्रेशन हो जाता है ना, ये कम बनते हैं. क्यों कम बनते हैं? क्योंकि प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई होता है. प्रोलैक्टिन लेवल इज द प्रोलैक्टिन इज इन हार्मोन व्हिच इज स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क. तो लैक्टेटिंग मदर है, मिल्क प्रोडक्शन होगा, प्रोलैक्टिन हाई है, तो वो क्या कर देगा? FSH और LH के लेवल को सप्रेस कर देगा. दैट इज व्हाई there is a natural contraceptive method present soon after the parturition which is lactational amenorrhea. So हमारा सही आंसर क्या बनेगा? A बनेगा. इसके लिए स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन. ठीक बात है, आपकी जो सर्जिकल मेथड है वो फुल प्रूफ मेथड है कॉन्ट्रसेप्शन के, विद लीस्ट साइड इफेक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. येट दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल्स. फिर भी ये लास्ट ऑप्शन होता है जो कपल इसको चूज करते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल. ठीक बात, बिल्कुल नियरली इरिवर्सिबल मेथड है. वंस द वैसेक्टोमी एंड ट्यूबैक्टोमी इज डन, इट इज नियरली इरिवर्सिबल. ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, यस, ऐसा भी लोगों का मानना है. नेक्स्ट इज इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ. ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. कई हमारे देश में अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, रादर लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में. समझ आ रही है? बिकॉज वी हैव अ वेरी हाई इलिटरेसी रेट. सो दैट इज वाई दीज ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. दैट मीन्स वील गो फॉर द ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गिवन इन डी ऑप्शन, राइट? A national level approach to build up a reproductively healthy society was taken in our countries in, कब स्टार्ट हुआ था? 1950 में हम जागे थे, तो 1950 is the answer. Next is emergency contraceptives are effective if used within, है ना, 72 hours of copulation or coitus, है ना. तो जो हमारी इमरजेंसी पिल्स होती हैं that is to be taken within the 72 hours of coitus. आगे बढ़ते हैं. चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. तो सही बात बतानी है तुमको, पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं. IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर सेल्फ. नहीं, एक मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू ही IUDs इंसर्ट होती हैं, तो ये बात गलत हो गई. इंक्रीज्ड IUDs इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूटरस, ये बात सही हो सकती है. भाई हमने बाहर का एक डिवाइस यूटरस में फिट किया है, तो बिल्कुल इट कैन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द फीमेल एंड जनरेट फैगोसाइट्स एंड इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, तो ये बात हो सकती है. लेट्स चेक द अदर वन. IUDs सप्रेस गैमेटोजेनेसिस. नहीं, इसमें कोई गैमेटोजेनेसिस को इफेक्ट नहीं करेगा. फीमेल्स का oogenesis प्रॉपर चलेगा, ओवा बनेगा. IUDs once inserted need not to be replaced. ऐसा नहीं है, एक लाइफ टाइम होता है, ईयरली लाइफ टाइम होता है, 1 year, 2 year, 3 year और इवन मंथ्स का भी हो सकता है. तो फिर हमारा ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, ये भी इनकरेक्ट. वील गो फॉर B1. Following statements are given regarding MTP. MT का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो. तो तुमको MTP के बारे में सही बात बतानी है. ठीक है. MTP आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ठीक बात है,
तभी एडवाइस की जाती है, डॉक्टर्स एडवाइस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली। एमटीपीज आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नहीं भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह क्यों यूज करेंगे, और बाकी बहुत सारे हैं उन्हें यूज कर लेंगे। एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, जरूरी नहीं है सर्जिकल ही हो हमेशा एमटीपीज। इन द इनिशियल डेज इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ओरल पिल्स ऑल्सो, तो फिर ये बात भी गलत हो गई। एमटीपीज रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, दिस इज ट्रू, है ना। अपने आप से हम कोई भी ओरल पिल नहीं खा सकते या सर्जरी के थ्रू नहीं कर सकते, हमको इसमें मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो वील गो फॉर सी ऑप्शन। आगे देख लेते हैं। From the sexually transmitted diseases mentioned below, identify the one which does not specifically affect the sex organs. देखो तुम्हारी सारी एसटीडीज दी हुई हैं और एसटीडी में सेक्स ऑर्गन्स इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसी डिजीज का तुम्हें नाम बताना है विच इज एसटीडी बट योर सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट इफेक्टेड। तो ऐसी डिजीज क्या है, एड्स है तुम्हारी। एड्स में तुम्हारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है, सेक्स ऑर्गन्स पे कोई भी असर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कॉन्डम्स आर वन ऑफ द बैरियर मेथड्स और मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या रीजन है उसका, दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इनसेमिनेशन। ठीक बात है, बैरियर मेथड है ना, तो इनसेमिनेशन को स्टॉप करती है, दैट मीन्स प्रिवेंटिंग द सीमेन इनटू द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट ड्यूरिंग coitus, copulation, ठीक है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द coital act, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। These helps in reducing the risk of STDs, बिल्कुल ठीक बात है। When the two together come will not, the gametes and the semen will not come in the contact with the female, तो फिर STD prevent हो सकती है। That means all of the sorry, that means all are correct, so we'll go for the option D। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इसका D बनेगा, राइट बच्चों। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। देखो करेक्ट स्टेटमेंट हमें जानना है, लेकिन हमको जिफ्ट के बारे में पता होना चाहिए सही बात के लिए। दैट इज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर तुम्हें ये बात पता होगी फटाक से आंसर लगा दोगे तुम इसका। भाई तुमको जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डालना है। अब देखो मिल गया होगा तुम्हें आंसर। पहले तो गलती हो गया, ओवा की बात कर रहे हैं, तो ओवा तो हम बात ही नहीं करेंगे, हमें तो जाइगोट की बात करनी है। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब। बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा सही है, जाइगोट इज कलेक्टेड एंड देन ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब। सी में क्या है, टू द यूटेरस, तो इसलिए गलत हो गया। ओवा तो हमें लेना ही नहीं है, तो दैट मीन्स बी इज द ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो तुमको चार ऑप्शंस दिए हैं, पूछा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है। ओवियोरेक्टोमी तो क्या है, रिमूवल ऑफ ओवरीज, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ओवरीज ही हटा दिया तो फिर वो जेनेसिस रुक जाएगा, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी इफेक्ट हो जाएगी। हिस्टेक्टोमी इज नॉट अ सर्जिकल मेथड, रिमूवल ऑफ यूटेरस को बोलते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है, इसमें आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमूवल ऑफ यूटेरस, हिस्टेक्टोमी। दो आपकी किताब में ये बात नहीं दी है। कैस्ट्रेशन इज रिमूवल ऑफ गोनाड्स, तुमने टेस्टिस और ओवरीज दोनों को निकाल दिया इन मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली, तो उसको कैस्ट्रेशन बोलते हैं। लेकिन जनरली कैस्ट्रेशन हम रिमूवल ऑफ टेस्टिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको करेक्ट सर्जिकल मेथड पूछा है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव हो, तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, हमारा सही आंसर वैसेक्टोमी, सी बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। डायफ्रेम्स आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल्स, है ना। डायफ्रेम जैसे मेल्स आर यूजिंग कॉन्डम्स एज अ बैरियर मेथड, तो फीमेल्स आर यूजिंग डायफ्रेम एज अ बैरियर मेथड्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो तुम्हें डायफ्रेम के बारे में सही बात बतानी है, जितने स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं। दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूटेरस, नो, इंटर यूटेरस नहीं इसको फिट किया जाता। दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, कहाँ लगाते हैं इसको, सर्वाइकल रीजन में। दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, अभी तो मैंने आपको बताया फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करेगा, तो डेफिनेटली इट विल प्रिवेंट दी स्पर्म एंट्री इनटू द फीमेल ट्रैक्ट। दे एक्ट एज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट, नहीं स्पर्मिसाइडल यानी कि स्पर्म को मारेगा नहीं, स्पर्म को आने से रोकेगा, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा, सेकेंड एंड थर्ड, तो फिर वील गो फॉर सी। समझ आ रही है बात बच्चों? So that's all for your Unit 1.
दैट इज़ अप टिल रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो आई गेस तुम लोग को चार टॉपिक्स हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म डिस्कस किए. तुमको समझ आया होगा कि हमें सही आंसर तक कैसे पहुंचना है, और हम ये आप रेफरेंस मान के चलो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके CUET में और नीट एग्जाम में आ सकते हैं. सो वी विल हैव टू लर्न अकॉर्डिंगली. थैंक यू. दैट्स इट.